नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विश्लेषण, जहां होता है हर खबर का विश्लेषण। और आज विश्लेषण में बात होगी थर्ड फ्रंट की उस तैयारी की जिसके लिए अखिलेश यादव उड़ान भरकर लखनऊ से तेलंगाना गए हैं। लेकिन अखिलेश यादव की मुश्किल मुस्लिम मोर्चे पर बढ़ गई है। वहीं बात होगी गांधी ब्रदर्स के मिलन की, जिसमें विचारधारा विलन बन गई। साथ ही बात करेंगे भाजपा की 24 वाली तैयारी की, जिसके लिए भाजपा ने 2 दिन तक दिल्ली में मंथन किया है। वहीं बात करेंगे रोहित वेमुला की, जिनकी पुण्यतिथि पर लखनऊ विश्वविद्यालय में हंगामा हो गया। साथ ही बताएंगे जोशीमठ के केदारनाथ प्लान के बारे में, क्योंकि जोशीमठ का खतरा बढ़ता जा रहा है। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। अब होगा विश्लेषण। आज विश्लेषण में सबसे पहले बात, गांधी ब्रदर्स का मिलन विचारधारा बनी विलेन, क्योंकि वरुण गांधी लगातार भाजपा के लिए हार्ड और कांग्रेस के लिए सॉफ्ट रवैया बनाए हुए थे और कयास लगाए जा रहे थे कि वरुण गांधी कांग्रेस में आ सकते हैं। लेकिन अब राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि उनकी विचारधारा अलग है, इसलिए वरुण गांधी के लिए कांग्रेस में कोई जगह नहीं। अब सवाल इस बात का है कि राहुल के दरवाजे बंद करने के बाद वरुण गांधी क्या करेंगे। वही सवाल इस बात का भी है कि राहुल ने वरुण पर फैसला लेने में जल्दबाजी तो नहीं करते। मैं न कांग्रेस के खिलाफ हूं, न पंडित नेहरू के खिलाफ हूं। वो बीजेपी में हैं, शायद अगर वो यहाँ चलेंगे उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं होगा गांधी ब्रदर्स का मिलन, विचारधारा बनी विलन। मेरी विचारधारा उनकी विचारधारा से नहीं मिलती। वरुण गांधी का भाजपा से मोह भंग, राहुल का संघ वाला तंज। मैं आरएसएस के ऑफिस में कभी नहीं जा सकता। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक देश जोड़ने निकले हैं, लेकिन वरुण गांधी को जोड़ने में उन्हें विचारधारा की दीवार नजर आ रही, क्योंकि जब से वरुण गांधी ने भाजपा के खिलाफ मुखालफत का झंडा बुलंद किया, तब से उनके कांग्रेस के साथ जुड़ने के कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन अब राहुल गांधी ने अपने बयान से वरुण गांधी के कांग्रेस में आने और गांधी ब्रदर्स के एक होने के सभी कयासों पर ब्रेक लगा दिया है, क्योंकि राहुल ने कह दिया कि वो वरुण को गले तो लगा सकते हैं, लेकिन साथ नहीं रख सकते, क्योंकि ऐसा करने में उन्हें विचारधारा की दीवार नजर आती है। मेरी विचारधारा उनकी विचारधारा से नहीं मिलती। मेरी विचारधारा, मैं आरएसएस के ऑफिस में कभी नहीं जा सकता। आप मेरा आपको गला काटना पड़ेगा पहले, मैं नहीं जा सकता। और मेरा जो परिवार है उसकी एक विचारधारा है। वरुण है, उन्होंने एक समय, शायद आज भी, उस विचारधारा को अपनाया और उस विचारधारा को अपना बनाया, तो मैं उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले वरुण गांधी ने कहा था कि उन्हें न तो कांग्रेस से दिक्कत है और न ही पंडित नेहरू से, और तभी से ऐसी चर्चा तेज थी कि वरुण किसी शुभ मुहूर्त देख कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। मैं न कांग्रेस के खिलाफ हूं, न पंडित नेहरू के खिलाफ हूं। हमारे देश की राजनीति, हमारे देश को जोड़ने की राजनीति होनी चाहिए, ना कि गृह युद्ध पैदा करने की राजनीति। पिछले कई दिनों से कयास थे कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, लेकिन आज जब कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से यही प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि उनकी और वरुण गांधी की वैचारिक मतभेद है, विचारधारा अलग अलग है। वो बीजेपी में शामिल हुए हैं, आरएसएस की तारीफ की है, लिहाजा उनको वो गले तो लगा सकते हैं लेकिन पार्टी में शामिल नहीं कर सकते हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि राहुल के दरवाजे बंद होने के बाद वरुण गांधी क्या करेंगे, क्योंकि भाजपा के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद करने के बाद भाजपा में बने रहना अब उनके लिए मुमकिन नहीं लग रहा। वरुण गांधी क्या चाहते हैं, वो कांग्रेस में जाना चाहते हैं, भाजपा में रहना चाहते हैं, ये उनका निर्णय है, ये मैं कुछ नहीं कह सकता। और रही बात राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की, पहले कांग्रेस जोड़ें, परिवार जोड़ें, तब वो भारत जोड़ने की बात करें। भारत तो जुड़ा ही हुआ है, और बगावती तेवर मुझे नहीं पता क्यों रहते हैं और नहीं रहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पार्टी के खिलाफ कभी कोई शब्द नहीं बोलता है। वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पित रहता है।
हालांकि वरुण के पास सपा और टीएमसी का ऑप्शन भी है, क्योंकि कांग्रेस के साथ साथ तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ जाने की भी चर्चा होती रही है। जब सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ था, तब वरुण गांधी और अखिलेश यादव की गले मिलने वाली तस्वीर भी खूब वायरल हुई थी। मतलब वरुण गांधी के पास अभी मौकों की कमी नहीं है, लेकिन सवाल कांग्रेस का है, क्योंकि अगर वरुण गांधी कांग्रेस में जुड़ते तो कांग्रेस को एक बड़ा चेहरा मिल जाता और हाशिए पर पड़ी कांग्रेस के लिए ये फायदे का सौदा साबित होता, क्योंकि यूपी में कांग्रेस पिछले 33 साल से सत्ता से बाहर है। विधानसभा में उनके पास 2 विधायक और लोकसभा में सिर्फ 1 सांसद है। ऐसे में कांग्रेस को 24 की पिच पर कुछ बड़ा करना है तो उसे सबसे ज्यादा लोकसभा सीट वाले उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा करना होगा। सवाल इसलिए भी है कि जिस राज्य से भाजपा दिल्ली की सत्ता को साधती रही, उसे अपनी यात्रा में राहुल गांधी ने सिर्फ 3 दिन की जगह दी और यूपी के 75 में से 72 जिले इस यात्रा से छूट गए। ऐसे में सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी ने एक बड़ा मौका गंवा दिया या फिर राहुल ने बहुत सोच समझकर ये दांव चला, क्योंकि इसका कांग्रेस को फायदा होगा या नुकसान, ये आने वाले लोकसभा चुनाव में ही साफ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अखिलेश दिखाएंगे ताकत, मुस्लिम मोर्चे पर बढ़ी आफत, क्योंकि केंद्रीय राजनीति में अपनी धमक बढ़ाने के लिए अखिलेश यादव थर्ड फ्रंट धार देने में लगे हैं और इसी कोशिश को रंग देने के लिए अखिलेश यूपी से उड़ान भरकर तेलंगाना गए, जहां वो केसीआर की रैली में शामिल होंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या अखिलेश इस कोशिश में कामयाब होंगे, क्योंकि जिस मुस्लिम वोट को अखिलेश अपनी ताकत मानते रहे हैं, उसी मुस्लिम वोट पर उनकी चुनौती बढ़ती जा रही है। आलम यह है कि सपा के सांसद मायावती की तारीफ करने लगे, वहीं एक सवाल शिवपाल यादव की जिम्मेदारी का भी है, जिस पर कब पर्दा उठेगा, ये सवाल अब पूरा उत्तर प्रदेश पूछ रहा है। अखिलेश का दक्षिण से उत्तर चैलेंज, तीसरे मोर्चे से पूरा होगा रिवेंज। अखिलेश दिखाएंगे दक्षिण में ताकत, मुस्लिम मोर्चे पर बढ़ी आफत। चाचा का होगा सम्मान, तेलंगाना से लौटने के बाद होगा ऐलान। 2024 की चुनावी जंग में भले ही अभी 1 साल से ज्यादा का वक्त हो, लेकिन राजनीतिक बिसात अभी से बिछने लगी है, क्योंकि एक तरफ भाजपा दिल्ली में हैट्रिक लगाने का मंथन कर रही, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भाजपा का विजय रथ रोकने के लिए थर्ड फ्रंट की तैयारी शुरू कर दी है। अखिलेश यादव लखनऊ से उड़ान भरकर हैदराबाद पहुंच चुके हैं, जहां वो न सिर्फ तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की रैली में शामिल होंगे, बल्कि दक्षिण की जमीन से उत्तर की फील्डिंग सेट करेंगे। अखिलेश के इस तेलंगाना दौरे को जानकार उनकी केंद्रीय राजनीति में एंट्री मान रहे, क्योंकि सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद अब समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की जिम्मेदारी अखिलेश यादव की ही कंधों पर है। यही वजह है कि अखिलेश यादव का ये कदम भाजपा के खिलाफ थर्ड फ्रंट की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा। 2024 के चुनाव से पहले तमाम सारी विपक्षी पार्टियां अब तैयार हो गई हैं 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। अगर बात करें तो राहुल गांधी जहां एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और तमाम सारी विपक्षी पार्टियों को निमंत्रण दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो अखिलेश यादव भी अब तेलंगाना पहुंच गए हैं केसीआर की रैली में शामिल होने के लिए। पिछले कई दिनों से लगातार अखिलेश यादव केसीआर के साथ नजर आते रहे हैं और 2024 के लिए केसीआर लगातार तीसरे गुट के लेकर के लगातार मुहिम चलाते रहे और पिछले दिनों वो बिहार भी गए थे, जहां पर नीतीश कुमार से जाके मुलाकात की थी और तीसरे गुट की मांग की थी, यानी कि तीसरे मोर्चे को उन्होंने कहीं ना कहीं आगे करने की मांग की थी। और कई सारे ऐसे क्षेत्रीय दल भी हैं जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में नहीं जुट रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं खड़े हो रहे हैं, तो ऐसे में वो तीसरे मोर्चे की कवायद में जुटे हुए हैं और अखिलेश यादव इसी कड़ी में तेलंगाना पहुंचे, केसीआर की रैली में शामिल हुए। गौरतलब है कि जब से मैनपुरी में समाजवादी पार्टी को जीत मिली है, उसके हौसले बुलंद हो गए हैं, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, केसीआर को एक मंच पर लाने की अपील करते नजर आते हैं। उम्मीद है कि इसी तरह दल साथ आएंगे। हम लोग समय समय पे जो देश के बड़े नेता हैं, जिसमें ममता बनर्जी जी हैं, केसीआर साहब हैं मुख्यमंत्री, ये प्रयास करते रहे हैं एकजुट होने के लिए। नीतीश कुमार जी हैं मुख्यमंत्री जी हैं, वो भी प्रयास करते रहे, कोई न कोई रास्ता निकलेगा और मुझे उम्मीद है कि ये जो बड़े बड़े नेता प्रयास कर रहे हैं वो सफल होंगे। हाल ही में केसीआर ने अपनी पार्टी का दफ्तर दिल्ली में खोला था, तब भी अखिलेश यादव केसीआर के साथ नजर आए थे। अखिलेश यादव की पूरी कोशिश यूपी की 80, बिहार की 40, पश्चिम बंगाल की 42 और तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों को मिलाकर 179 लोकसभा सीटों पर थर्ड फ्रंट की दीवार खड़ी करने की है, ताकि न सिर्फ
भाजपा को चुनौती दी जा सके, बल्कि देश के सामने एक विकल्प दिया जा सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक तरफ अखिलेश यादव दिल्ली फतेह करने के लिए थर्ड फ्रंट की तैयारी में जुटे हैं, लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम मोर्चे पर उनकी मुश्किल बढ़ती जा रही है, क्योंकि मायावती लगातार अपने दलित मुस्लिम गठजोड़ को एकजुट करने में जुटी हैं और अब अखिलेश यादव की मुश्किल उन्हीं के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने मायावती की तारीफ करके बढ़ा दी है। उनकी पार्टी से मैं जीता था, समाजवादी हार गई थी इसमें। लेकिन बहरहाल जहाँ तक उनका ताल्लुक है, वो भी एक शख्सियत हैं और सुप्रीमो हैं। वो उनके रहने से उनकी भी ज़रूरत है देश के अंदर, ताकि ओबीसी के लोगों का के साथ जो जुल्म और जाती नाइंसाफ़ी होती है, उसके रोकने के लिए उनकी भी ज़रूरत है। अब सवाल इस बात का है कि क्या मुस्लिम वोटर का दिल बदलने लगा है, क्योंकि इससे पहले इमरान मसूद ने सपा का दामन छोड़ बसपा का दामन थामा था। इसी तरह मायावती ने अतीक अहमद के परिवार को बसपा में शामिल कराया था। अब समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल ये है कि अगर उसका मुस्लिम वोट थोड़ा भी इधर से उधर हुआ तो भाजपा को टक्कर देने का मिशन कमजोर हो सकता है, क्योंकि सवाल सिर्फ मायावती का नहीं, भाजपा भी पसमानदा वोट के जरिए मुस्लिम वोट में सेंधमारी करने में जुटी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार 2024 की तैयारी में जुटे हैं। उनकी कोशिश है कि कैसे मुस्लिम समाज को समाजवादी पार्टी के साथ जोड़कर रखा जाए। इसके अलावा राष्ट्रीय राजनीति में भी अखिलेश यादव कहीं ना कहीं अपना प्रभाव बढ़ा रहे हैं, लेकिन अब उन्हीं के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहीं ना कहीं अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की भी मुश्किल बढ़ा दी है। दरअसल बर्क ने मायावती की तारीफ की है। बर्क ने कहा है कि इस समय अगर देश को किसी नेता की ज़रूरत है तो वो मायावती हैं। उन्होंने कहा कि ओबीसी समाज पर जो संकट है उसको अगर कोई दूर कर सकता है तो मायावती ही दूर कर सकती हैं। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि एक तरफ जहां अखिलेश यादव मुस्लिम समाज को अपने साथ लाने में जुटे हैं, ऐसे में शफीकुर रहमान बर्का मायावती को तारीफ में कसीदे करना, मायावती की तारीफ करना किस बात के संकेत दे रहे हैं। ऐसे में सबकी निगाहें सपा के विस्तार प्लान पर टिकी हैं, क्योंकि जिस तरह से थर्ड फ्रंट के मिशन को आगे बढ़ाया जाएगा और कैसे यादव मुस्लिम वोट में नया वोट जोड़ा जाएगा, इस पर सोमवार को अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच करीब 1 घंटे तक चर्चा हुई। माना गया कि जल्दी समाजवादी पार्टी अपनी नई कार्यकारिणी और प्रदेश कार्यकारिणी का ऐलान कर सकती है। इसी कार्यकारिणी में अखिलेश यादव शिवपाल यादव को बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं। समाजवादी पार्टी संगठन का विस्तार जल्द देखने को मिल सकता है। खुद अखिलेश यादव ने इस बात के संकेत दिए थे कि जब शुभ दिन आएंगे तब संगठन का विस्तार किया जाएगा। मकर संक्रांति बीत चुकी है और फिर उसके बाद अखिलेश यादव का चाचा शिवपाल यादव के घर जाना, 1 घंटे तक बातचीत करना, बैठक करना, कहीं ना कहीं ये संकेत साफ दे रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी की जो प्रदेश कार्यकारिणी है, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, उसमें शिवपाल यादव की झलक दिखेगी। यानी उन नेताओं को भी अहम जिम्मेदारी दी जाएगी जिन्होंने कभी संगठन में शिवपाल यादव के साथ काम किया था। चाचा शिवपाल यादव की भूमिका को लेकर बहुत बात हो रही है। कहा जा रहा है उनको बड़ी भूमिका मिलेगी और उनकी सलाह भी कहीं ना कहीं मायने रखेगी संगठन विस्तार में। वो उनका नाम कोई नया नहीं है, ना उनकी पर्सनालिटी नहीं है। सारे लोग बहुत सालों से समाजवादी पार्टी की राजनीति में उनकी केंद्रीय भूमिका देखते रहे हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और उनके बीच में जो वार्तालाप हुआ है, जो उनकी वरिष्ठता है, उसके मुताबिक उनकी वरिष्ठता, समझ और जानकारी के हिसाब से उनकी भूमिका है और होनी भी चाहिए। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शिवपाल के साथ ही उनके बेटे आदित्य यादव और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले नेताओं को सपा में अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या शिवपाल की रणनीति भाजपा का रथ रोकने में अखिलेश के काम आएगी। 2014 के लोकसभा चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 73 सीटें जीती थी, तब समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार में थी। शिवपाल सिंह यादव वरिष्ठ कैबिनेट मिनिस्टर थे। उसके बावजूद समाजवादी पार्टी की शर्मनाक पराजय हुई थी। केवल परिवार के सदस्य ही वो चुनाव जिता पाए थे। तो ऐसे में शिवपाल सिंह यादव के साथ आ जाने से कोई करिश्मा या कमाल करेंगे, इसकी संभावनाएं बेहद कम है। क्योंकि सवाल सिर्फ शिवपाल का नहीं, समाजवादी पार्टी के भविष्य का है। क्योंकि साइकिल की रफ्तार 5 के स्कोर से आगे बढ़ेगी या फिर वहीं पर थम जाएगी, इसका बहुत कुछ अखिलेश यादव की तेलंगाना दौरे, शिवपाल की जिम्मेदारी और मुस्लिम वोट को
एकजुट करने पर टिका है। लखनऊ से अनुभव शुक्ला और शैलेश अरोड़ा के साथ दिल्ली से अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा। और अब बात भाजपा की तूफानी तैयारी की, क्योंकि 24 फतह करने के लिए भाजपा ने अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दी है, जिसके लिए भाजपा ने 2 दिन तक दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की। इस बैठक में पीएम मोदी, गृह मंत्री शाह, यूपी सीएम योगी समेत कई दिग्गज शामिल हुए। इस बैठक में भाजपा ने जहां जेपी नड्डा पर फिर से भरोसा जताया, वहीं यूपी की 80 सीट पर कमल खिलाने के लिए मंथन किया गया। भाजपा की नजर यूपी की उन सीटों पर है जिन्हें 2019 में भाजपा हार गई। नड्डा को फिर मिली कप्तानी, दिल्ली फतेह की तूफानी तैयारी। जगत प्रकाश नड्डा जी को जून 2024 तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में इनके कार्यकाल को बढ़ोतरी की जाए। 24 की पिच तैयार, यूपी से दिल्ली तक भाजपा की ललकार। 2024 की जंग भाजपा के लिए किसी युद्ध से कम नहीं है, क्योंकि इस बार भाजपा की नजर दिल्ली में जीत की हैट्रिक लगाने पर है, जिसके लिए भाजपा ने न सिर्फ अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, बल्कि दिल्ली में 48 घंटे तक राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक कर विरोधी दलों की टेंशन बढ़ा दी है। क्योंकि 2024 से पहले 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिन्हें फतेह करने के लिए भाजपा ने फिर एक बार जेपी नड्डा की कप्तानी पर भरोसा जताया, क्योंकि भाजपा ने चुनावी चुनौती और नड्डा की काबिलियत को देखते हुए उनका कार्यकाल 1 साल के लिए और बढ़ा दिया है। गौरतलब है कि जेपी नड्डा के नेतृत्व में भाजपा ने 17 राज्यों में चुनाव लड़ा, जिसमें 10 में भाजपा को जीत मिली, और जिन राज्यों में हार मिली वहां भी भाजपा के प्रदर्शन में सुधार देखने को मिला। यही वजह है कि जेपी नड्डा का कार्यकाल फिर एक बार बढ़ा दिया गया है। लेकिन इस बार भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जितनी चर्चा 24 के लोकसभा और 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव की हुई, उससे ज्यादा चर्चा यूपी की हुई, क्योंकि यूपी ही वो राज्य है जिसे जीतकर भाजपा दिल्ली का रास्ता तय करती रही है। और इस बार भाजपा ने अपने लिए यूपी में 80 सीट का टारगेट सेट किया है। हालांकि यूपी की 14 सीट भाजपा के सामने चुनौती बनकर खड़ी हैं, जिन्हें 2019 में भाजपा हार गई थी। अब इन सीटों को कैसे जीता जाए, इस पर भी खूब चर्चा हुई है। श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने आज सर्वानुमत प्रस्ताव किया है। श्री राजनाथ सिंह जी ने इस प्रस्ताव को रखा और सभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने इसको हर्ष ध्वनि के साथ सर्वानुमत से स्वीकार किया है कि जगत प्रकाश नड्डा जी को जून 2024 तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में इनके कार्यकाल को बढ़ोतरी की जाए। उत्तर प्रदेश देश में महत्वपूर्ण स्थान ही रखता है और उत्तर प्रदेश हमेशा से एक ग्रोथ इंजन के रूप में किसी भी सरकार में लगा रहता है, और इस बार भी वो पूरी जिम्मेदारी के साथ उत्तर प्रदेश का अनुभव, उत्तर प्रदेश का नेतृत्व देश में प्रधानमंत्री पद पर आदरणीय नरेंद्र मोदी को विराजमान करने में पूरा रोल निभाएगा। अभी आपको टारगेट कौन बताया हम नहीं जानते, लेकिन हम ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूरे देश में 2024 में भारतीय जनता पार्टी एक नया इतिहास रचने जा रही है, इसमें कोई संशय नहीं है। क्या कार्यकाल बढ़ाया गया? भाई सबको अच्छा लगा, पूरे देश का कार्यकर्ता चाहता था कार्यकाल बढ़े, इसलिए बढ़ाया गया। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक आज समाप्त हो गई है। अगर बात करें तो इस 2 दिवसीय बैठक में कई सारे मुद्दों पर चर्चा हुई। खासतौर से 2023 में जिन 9 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, इसको लेकर के चर्चा हुई। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के चर्चा हुई। आर्थिक मोर्चों को लेकर के चर्चा हुई। G20 की बैठकों को लेकर के चर्चा हुई। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो जो सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव आया है वो ये है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यकाल को एक्सटेंड किया गया है। यह प्रस्ताव रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लाया, जिस पे तमाम सारे कार्यकारिणी के सदस्यों ने अपनी सहमति जताई, और अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल जून 2024 तक का हो गया है। इस राष्ट्रीय कार्य समिति में मिशन 2024 को लेकर भाजपा ने अपनी जो स्ट्रेटेजी तैयार की, उसमें देश भर की वो 72,000 बूथ भी शामिल हैं जहां भाजपा नहीं जीत पाई थी, और इसमें 1/3 लगभग 24,000 से ज्यादा बूथ उत्तर प्रदेश में हैं। इसीलिए आने वाले दिनों में यूपी में जहां संगठन का स्ट्रक्चर बदला हुआ मिलेगा, तो वहीं स्ट्रेटजी भी बदली दिखाई देगी, और इस बदली हुई रणनीति के तहत ही केंद्रीय मंत्रियों के प्रवास आने वाले दिनों में इन हारी हुई सीटों पर और बढ़ जाएगा। वहीं भाजपा इन बूथों को मजबूत करने के लिए पसमानदा मुसलमानों को अपनी ताकत बनाने की तैयारी कर रही है। और क्या पसमानदा और बोरा मुसलमानों का भी जिक्र करते हुए स्पेसिफिक ये कहा गया कि वो आपको वोट करें या ना करें? कि ये जरूर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि चुनाव में 400 दिन है
तो हमारे इस कार्यकाल की सेवा के लिए हमारे पास 400 दिन शेष है। ये 400 दिन हम मतदाताओं की पूरी सेवा करें। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या भाजपा उत्तर प्रदेश में अपना मिशन 80 पूरा कर पाएगी, क्योंकि जब से सपा ने मैनपुरी में उपचुनाव जीता भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई। वहीं इसके अलावा कई ऐसी सीटें हैं जहां अब तक भाजपा का खाता भी नहीं खुला और यही सवाल भाजपा के लिए चुनौती बनकर खड़ा है। दिल्ली से अविनाश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और बात करते हैं रोहित वेमुला की, जिनकी पुण्यतिथि पर लखनऊ यूनिवर्सिटी जंग का मैदान बन गई, क्योंकि आइसा और एनएसयूआई समेत तमाम संगठनों की तरफ से रोहित वेमुला की पुण्यतिथि पर यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम कराने की अनुमति मांगी गई थी, जिसे विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से खारिज कर दिया गया। और इसके बाद आइसा ने विरोध किया तो छात्रों का दूसरा गुट एबीवीपी भी मैदान में उतर आया, जिसके बाद आइसा और एबीवीपी में खूब झड़प हुई और देखते ही देखते मारपीट और गाली गलौज तक बात पहुंच गई। रोहित वेमुला पर बवाल, लखनऊ यूनिवर्सिटी में राजनीति पर उठे सवाल। जमकर हुई लड़ाई, बात एफआईआर तक आई। रोहित वेमुला की मौत के 7 सालों बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी में जातिवाद ब्राह्मणवाद के मुद्दे ने आग लगा दी है, क्योंकि ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन यानी आइसा और एनएसयूआई समेत तमाम संगठनों की तरफ से रोहित वेमुला की पुण्यतिथि पर यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम कराने की अनुमति मांगी गई थी, जिसे विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से खारिज कर दिया गया। अनुमति न मिलने पर आइसा और उनके सहयोगी संगठन ने यूनिवर्सिटी के भीतर ही प्रोटेस्ट मार्च निकाला। मंगलवार दोपहर 1 बजे छात्र छात्राएं रोहित वेमुला की फोटो और पोस्टर लेकर नारे लगाते हुए निकले। छात्र छात्राओं को लखनऊ विश्वविद्यालय के भीतर अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण करना था और उसके बाद वहां पर एक सभा आयोजित करनी थी, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन ने छात्र छात्राओं को बीच में ही रोक दिया, जिसके बाद एबीवीपी के छात्रों का एक गुट भी मैदान में आ गया, जिसके बाद कुछ ही देर में माहौल गर्मा गया। दोनों गुट आपस में भिड़ गए और जमकर नारेबाजी हुई। आइसा की तरफ से जय भीम और ब्राह्मण छोड़ो के नारे लगे, तो एबीवीपी ने जय श्री राम और आजादी के नारे लगाने शुरू कर दिए। 1.5 घंटे तक चले विरोध प्रदर्शन के बाद अंततः आइसा के छात्र दूसरे रूट से अंबेडकर प्रतिमा तक जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने और यूनिवर्सिटी प्रशासन के अधिकारियों ने छात्रों को समझाया। काफी समझाने के बाद छात्र आखिर यहां से दूसरे रूट से निकलने को तैयार हुए हैं और अब वहां पर हालांकि आक्रोश बहुत है छात्रों के बीच में और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रॉक्टर के मुर्दाबाद के नारे भी लगा रहे हैं। आखिर क्या सहमति बनी है? क्या पहले व्यवस्थित करिए, क्या बनी है सहमति? दूसरे रास्ते से संरक्षण दे के हमें लेके जा रहे हैं। हम लोग जाके वहाँ मूर्ति फोटो पे माला पहनाएंगे। ये कह रहे हैं कि हमें संरक्षण दे रहे हैं। देखते हैं कितना संरक्षण है। और अमर रहे। देखिए, अधिकारियों से हमारी ये बात हुई है। एबीवीपी जब बीच में आया तो हमने ये कहा कि आप अपराधियों को, एबीवीपी के गुंडों को हमारे रास्ते से हटाइए, तो उन्होंने कहा हम वैचारिक लोग हैं, व्यवस्थापिक लोग हैं, तो हमने आराम से। और विश्लेषण में फिलहाल इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।